हेलो बच्चे, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 घर बैठे फुल नोट्स पढ़ सकते हैं बच्चे। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम 14 फरवरी से शुरू होने वाला है बच्चे। आपको ब्रह्मास्त्र आपके चैनल पे आ चुका है बच्चे। एक ऐसा पीडीएफ, एक ऐसा धमाका ऑफर बच्चे, एक ऐसा हथियार जिसे पाकर आप एग्जाम को अच्छे से नहीं बल्कि तोड़ के मरोड़ के पार कर दीजिएगा। 80+ नंबर आपको साइंस सेक्शन में लाना है बच्चे, तो आपको मात्र 49 रुपीज़ का पीडीएफ लेना होगा बच्चे। ये एक ऐसा पीडीएफ है, बिल्कुल सोच से भी सस्ता है प्यारे बच्चे, जितना आप सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, 49 रुपीज़, जो कि एक मात्र छोटे से बच्चे का पॉकेट खर्च भी नहीं होता आज के समय में। तो मात्र 49 रुपीज़ में आपको साइंस सेक्शन के लिए एक ऐसा पीडीएफ ब्रह्मास्त्र मिल रहा है, जिसे आप प्राप्त कर अपने साइंस के सेक्शन में 80+ लाने का टारगेट ले सकते हैं। और मैं और भी बाकी सब्जेक्ट का क्लास का पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये साइंस का, जिसे बच्चे काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया, कई सारे टीचर और कई सारे टीम के माध्यम से तैयार किया गया है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अपने भविष्य से खिलवाड़ मत करिए बच्चे, क्योंकि मेहनत करने वाले को उतना मिलता है जितना वो लायक होते हैं, जितना वो मेहनत करते हैं, और बिना मेहनत करने वाले को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, आप अगर किस्मत पे रहते हैं तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाएंगे। तो मेरी बातों को हमेशा याद रखिएगा कि 49 रुपीज़ लगाने कोई बड़ी बात नहीं है। 49 में अगर आपका साइंस सेक्शन में 80+ आता है तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। देखिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे फालतू का पैसा दे देते हैं, कितने सारे गेस पेपर, मॉडल पेपर, गाइड वगैरह खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र इस पीडीएफ में ऐसा ऐसा सेक्शन का क्वेश्चन लिया गया है कि जो एग्जाम को जो बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चे। ठीक है, तो बस मैं ज़्यादा नहीं देर करूंगा, ठीक है, चलूंगा अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। आज मैं अपने सब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूँ, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव। इस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे तैयार किया गया। बिल्कुल इस वीडियो एक वीडियो डेमो है बच्चों, पीडीएफ का इस 49 का डेमो है, ठीक है। आप देख लो, उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव है और उसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस नोट्स सभी तैयार किया गया है। तो प्लीज़ बच्चे, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि तुरंत पे करें। पे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में जुड़ जाना है 870 913 365 9। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा किस कैसे पे किया जाएगा, ठीक है। तो आप देर ना करें बच्चे, जल्दी जुड़े, आप लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चे। देखिए पहला प्रश्न सुनिएगा बच्चे। प्रश्न है कि लैंगिक जनन का क्या अर्थ है, इसकी क्या शर्तें हैं। पहले बच्चे सुनिएगा। उत्तर बच्चे, लैंगिक जनन के एक कोशिका तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होता है। लैंगिक कुछ पौधे तथा जंतुओं में, जैसे केचुआ, हाइड्रा में एक ही जीव नर तथा मादा दोनों युग्मों का उत्पन्न करता है। ऐसे जीव को उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव कहते हैं। लैंगिक जनन में जीव को लिंग की कोशिकाओं या युग्मक अर्धसूत्र कोशिका विभाजन द्वारा बनते हैं या अनुगुत होते हैं, ठीक है। ये था प्रश्न फर्स्ट का बच्चे। प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और नीचे दिख रहे नंबर पर आप तुरंत हमें मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी बाकी सब्जेक्ट की, लेकिन साइंस की आपको मात्र 49 रुपये लगेगा बच्चे। वहाँ पे आप पे करके आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखिएगा कि पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। देखिए, एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधे में अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होते हैं। अधिकांश पुष्प कैसे होते हैं बच्चे? द्विलिंगी होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के जननांग होते हैं। पुमंग को नर जननांग या जायांग तथा कार्पल को मादा जननांग कहते हैं। पुमंग में परागकण बनते हैं, जिसे माइक्रोस्पोर भी कहते हैं बच्चों। जायांग में बीजांड या मेगास्पोर बनते हैं, अर्धसूत्र विभाजन द्वारा बनते हैं, इनके निषेचन के बाद फल तथा बीज बनते हैं और बाद में अबीज अंकुरण के बाद नन्हा पौधा बनता है। तो ये तो बच्चे पौधे में लैंगिक जनन, ठीक है। चलिए आगे तीसरा प्रश्न देखिएगा। क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे दिख रहे नंबर पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन की क्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, आपको वहाँ पर ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। नर युग्मक शुक्राणु मादा की देह में मैथुन क्रिया द्वारा पहुंचता है। इस हेतु मैथुन अंग होते हैं, क्योंकि ये शुक्राणु अत्यंत सक्रिय तथा सचल होता है। मादा की योनि में लाखों शुक्राणु प्रवेश करते हैं तथा वे सर्विक्स एवं गर्भाशय की ओर भ्रमण करते हैं। अंत में फैलोपियन ट्यूब नलिका में यानी फैलोपियन नलिका में केवल एक शुक्राणु द्वारा अंडाणु का समागम होता है, जिसके पश्चात मासिक धर्म बंद हो जाता है और यही प्रक्रिया के बाद निषेचन प्रक्रिया बनती है, ठीक है। ठीक है बच्चे, वो मासिक
क्या कह के मासिक धर्म बन जाता है। यानी कि देखिए, अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न बनता है कि निषेचन कहाँ होता है, तो बोलना कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये सभी को पता है। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया का, तो मादा के अंडाणु पुरुष के शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है बच्चे, और इसकी क्रिया को वर्णन करना है तो ये इस तरीके से वर्णन कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। क्षितिज, देखिए सूर्योदय मतलब, देखिए रक्ताप का मतलब बता दें कि प्रश्न बोल रहा है कि सूर्योदय, जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य जो है हल्का लाल क्यों लगता है। ठीक है, या फिर डूबता है तो भी हल्का लाल क्यों लगता है। उत्तर सुनिएगा, क्षितिज के समय समीप, क्षितिज मतलब समझते हैं, बादलों के किनारे, बादलों में स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरती है। जो वायुमंडल में जो लेयर है ना बच्चे, उस लेयर से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद जब सूर्य सिर पे ठीक ऊपर ऊर्ध्वस्त हो जाता है तो सूर्य से आने वाले प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी तय करती है, और दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीला तथा बैंगनी वर्ण बहुत भाग ही परिकीर्ण हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो ये था चौथा नंबर का आंसर बच्चे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। पांचवा नंबर देखिएगा, देखिए ये देखिए, ये आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये क्षितिज हो गया। ठीक है, क्षितिज का निकट सूर्य हो गया। यहाँ से सूरज की जो दूरी है वो बहुत ही बच्चे ज़्यादा तय करने पड़ती है, और नीले प्रकाश का परिकीर्ण होने से सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। और सूर्य जो है बीच में सर के ऊपर होता है, जिसमें नीले रंग का प्रकाश जो है वो कम होता है। ये डायरेक्ट सूरज जो है पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, इसलिए हमें धूप भी ज़्यादा लगती है। और इस तरह से आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, प्रेक्षक मतलब जांच करने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि एनोडीकरण क्या है। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत का मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। ये था एनोडीकरण की बातें बच्चे, जो आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट या बच्चे आराम से वीडियो पॉज करिए, उसके बाद पढ़िए। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। छठा नंबर देखिएगा, ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, उष्मा का सबसे अच्छी चालक होता है। देखिए, कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्या कमरे के ताप पर क्या होता है, तो कमरे के ताप पर जो है वो पारा द्रव के रूप में होता है। ठीक है, और उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है और तांबा है। ये दोनों जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चांदी को हम लोग Ag से डिनोट करते हैं और तांबा को हम लोग कॉपर से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखिएगा। लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय बताइए, अथवा आयरन के जंगीकरण को रोकने के लिए कोई दो विधियों का उल्लेख करें। देखिए, लोहे को अगर जंग से बचाना है तो यशद लेपन, इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं को ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, दूसरा पेंट करके, इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं को पेंट पर किया जाता है ताकि उसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षरण ना हो सके। ठीक है, उसका ह्रास ना हो पाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न से प्यारे बच्चे, उससे पहले आप सभी को पता है कि यह जो चैनल है आपके लिए आपके एग्ज़ाम में लगातार प्रयास कर रहा है कि आपको बहुत ही एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, आपको पता है कि आपके कक्षा 10वीं के साइंस का सेक्शन PDF जो है मैंने तैयार कर दिया। उस PDF में इतनी सारी चीज़ें का विस्तार से नहीं किया गया, फालतू की बातें, फालतू की क्वेश्चन उसमें नहीं डाला गया कि आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। उसमें क्वेश्चन में यही डाला गया है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कि सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम में लड़े। वो गेसेस प्रश्न है। अगर 10 प्रश्न है, मगर मान लो एग्जाम्पल अगर 10 प्रश्न है तो आपसे उसमें 7 प्रश्न है कि एग्ज़ाम में लड़ जाएंगे। ठीक है,
आप इसलिए समय कम है, घर बैठकर फुल नोट पढ़कर ला सकते हैं। क्या करना होगा बच्चे, मात्र मात्र आपको 199 रुपया नहीं है बच्चे। ऑफर में, ऑफर कहिए या फिर आप लोगों के बच्चे कहिए कि डूबते हुए को तिनके का सारा, मात्र 49 रुपया, जिसे एक बच्चे के पॉकेट के दाम से भी खर्च में, मात्र 49 रुपया में आपको क्या क्या मिल रहा है कि ऑब्जेक्टिव का सेक्शन मिल रहा है, सब्जेक्टिव का सेक्शन मिल रहा है, प्लस नोट्स मिल रहा है। कंप्लीट कोर्स बच्चों आपको मिल रहा है, साइंस का कंप्लीट कोर्स मात्र 49 रुपये में। अब आपको क्या चाहिए बच्चे, इससे सस्ता और क्या ही चाहिए। इमेजिन करके देखिए, आप खुद सोचिए, अगर आप 49 रुपया बच्चे, एक रिचार्ज मोबाइल में 49 रुपया में नहीं होता है, अगर 49 रुपया में आपको 80 नंबर आता है और जिंदगी भर के लिए आप किसी से भी बोल सकते हैं कि मेरा साइंस में 80+ है, मात्र 49 रुपया में। आपने ना जाने कितने पैसे बर्बाद कर दिए होंगे, कहाँ कहाँ लगा के क्लास वगैरह करके, लेकिन आप यहाँ पे एक बार लगा के देखिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे का सेक्शन देख लीजिएगा। और करना क्या है कि आपको अगर ये क्वेश्चन को लेना है तो आपको इस नंबर पे, दिख रहे नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिए, आपको तुरंत क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, फुल गेस क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। देखिए, सोडियम सक्रिय धातु है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अगर पानी में रखे तो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, ये हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाने के बाद हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, इसलिए वायु में खुला छोड़ देने पर ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं सोडियम को, जिसका हम लोग N से A से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखिएगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। उत्तर सुनिएगा बच्चे, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर की विस्थापित कर देता है, अतः कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। इसलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से, कॉपर सल्फेट जलीय में नीला, उसके बाद कुछ हरा विलियन हो गया FeSO4, और फिर लाल जो कॉपर बच गया वो भूरा हो गया। ठीक है, ये CuSO4 अगर लोहे के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड, लो सल्फर डाइऑक्साइड CuSO4, तो देखिए कि इसमें जो SO4 में जो कॉपर बच गया, अगर आप देखिए यहाँ पे मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ बढ़िया से, ये Fe मतलब लोहा हो गया, CSO4 कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड नीला, अब दोनों अभिक्रिया किया तो FeSO4 जो है ये हरा हो गया, और ये Cu बच गया, ये आपका लाल भूरा में हो गया। ठीक है, तो इस आधार पर आप ये समझ सकते हैं। आएगा प्रश्न देखिएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जहां पर नीचे एग्जाम्पल दिया Fu प्लस SuSO4 और FeSO4 प्लस CO। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक अभिक्रियाशील है, वो कॉपर की अपेक्षा उस विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर बोलेंगे, क्लास की PDF लेनी है तो आप नीचे दिख रहे नंबर पे तुरंत मैसेज करें बच्चे। ठीक है, देर नहीं करें, अब आपके पास समय नहीं है। ठीक है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यदि मैग्नीशियम रिबन को नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए इसे मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका यह उत्तर सटीक उत्तर है, क्योंकि मैंने इसे अपने तरीके से बनाया है बच्चे। इसका बहुत लंबा आंसर हो सकता था, लेकिन मैंने अपने तरीके से बनाया, इसलिए इसका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, तेल एवं वायु युक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। मतलब सीधा सीधी बात अगर बोले तो आपको एक चीज पता चल गया कि जो कुरकुरे लेज और जो पॉकेट होता है चिप्स वगैरह के पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन, जिसे हम लोग N से डिनोट करते हैं। अब उसको क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस को, क्योंकि तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु रोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। आप गौर किए होंगे कि
चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह के पैकेट में अगर हम खोलते हैं और थोड़ा देर छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उपचयन कर लेता है और वो मेहरा जाता है, वो एक खराब हो जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो गैस डाली जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि हवा से संपर्क में नहीं आती है। ठीक है, और वो अंदर नाइट्रोजन गैस उससे तेल पदार्थ को, वो जो तेल पदार्थ का जो अंदर वस्तु होता है, पदार्थ होता है, खाने वाली चीजें, उसे खराब नहीं करता है वो। ठीक है बच्चे, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। देखिए, इस समीकरण को संतुलित करना है। ऐसे समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है बच्चे, एक तरफ LHS और एक तरफ RHS लिखना पड़ता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर के की बात करें तो के हो गया। ठीक है, इधर ऐसे कर दो आप। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देखो क्या है, H2O। क्या है बच्चे, H2O। एक तरफ ये कर दो आप। फिर उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि एक तरफ आपको क्या है, यहाँ पे राइट साइड में के है, ओ है, एच है, यह एक तरफ हो गया बच्चे। ठीक है, और एक है आपके तरफ H2 है। ठीक है, कितना H2। ठीक है, अब आपको इसको संतुलित करना है। अब आप गौर करना, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, पोटेशियम एक, पोटेशियम एक, पोटेशियम एक, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी अलग अलग है। तो देखिए, इस तरीके के समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके आगे 2 बैठाना होगा। ठीक है, तो 2 के होगा, उसके बाद 2H2O, इसके आगे भी 2H2 बैठाना होगा, उसके बाद फिर इसके आगे 2KH2। तो देखिए 2KO, 2K, यहाँ पे समीकरण, इसके समीकरण, पोटेशियम के बराबर ये पोटेशियम हो गया और H2O के बराबर ये भी H2 हो गया। देखिए इस तरह से समीकरण, तो हम लोग ने किसके किसके आगे, इसके आगे 2 बैठाया, तो हमने इसके आगे यहाँ पे 2 लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 2H2 के आगे यहाँ पे H बैठा, फिर इसके आगे हम लोग को 2 लिख लेना है। फिर इसके आगे हमने इसके आगे 2 बैठाया, तो फिर हमने इसके आगे भी क्या लिख लेना है, 2 लिख लेना। हो गया, देखिए नीचे दिखाया गया 2K H2O और 2K। तो इस तरीके से आप समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, इसका आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, अगर आपको वहाँ पे भी देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे भी मैंने आसानी से समझाया, लेकिन यहाँ पे उन बच्चों को समझ में आया होगा जो बच्चे पहले से संतुलित करना जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, ओम के नियम को लिखें। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, फिर से आई रिपीट अगेन, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, जहाँ पर V/I बराबर एक नियतांक होता है, V बराबर RI, जहाँ R एक क्या है, नियतांक है, R क्या है, नियतांक है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न बच्चे, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि विद्युत के बल्ब में जो तार होती है, फिलामेंट होती है, वो किस चीज की होती है, तो टंगस्टन की होती है। हीटर का तार में जो होता है वो क्या, नाइक्रोम होता है। ठीक है, तो उत्तर सुनिएगा, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट तंतु इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए जो बल्ब का जो फिलामेंट तंतु होता है उसको कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत ताप पर प्राप्त कर सकता है। और चूंकि टंगस्टन का प्रतिरोधकता कम है, इसलिए पतला और लंबा तार कुंडली के रूप में ऐसे 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 होता है, लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो। ठीक है बच्चे, तो ये था आज का 1550 प्रश्न जो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। इसमें से 15 में से मेरा ऐसा मानना है कि आपको कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सीधा आपको हू बहू एग्जाम में देखने को बन सकता है। तो फिर से एक बार करते हैं कि इस क्लास की आपको PDF कहाँ मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नीचे दिए जा रहे हैं नंबर पर आप तुरंत मैसेज कीजिए कि हाय सर हम 10 क्लास के में जोड़ दीजिए, तुरंत ग्रुप में जोड़ दिए जाओगे बच्चे। ठीक है, और बच्चे लास्ट में ये कहेंगे कि फिर से बच्चे आपको, अगर आप अभी भी आपसे साइंस का तैयारी नहीं हो पाया है, आपको साइंस के सेक्शन में डर लग रहा है, तो मात्र 49 रुपीज़ आप पेमेंट करिएगा, आपको ऐसा PDF प्राप्त करवाया जाएगा जो आपको एग्जाम में हेल्प ही नहीं बच्चे बल्कि पूरा पूरा वरदान साबित होगा। ये वादा रहा, एक टीचर होकर हम बोल रहे हैं कि इसमें एक ऐसा ऐसा PDF और ऐसा ऐसा नोट्स तैयार किया गया है कि आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इसमें लड़ेंगे। तो प्लीज बच्चे देर ना करें,
अभी भी समय नहीं, अभी भी बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पढ़ाई के व्यू से देखा जाए तो 4 से 5 दिन है, और 4 से 5 दिन में साइंस के सेक्शन में आप 80 प्लस ला सकते हैं मेरे इस 49 के पीडीएफ से पढ़ के। तो देर ना करें, जल्दी इस नंबर पे जुड़ने के लिए आपको 870 913 365 9 पर मैसेज करें कि हम 10 क्लास के स्टूडेंट हैं सर, जोड़ दीजिए, तुरंत जोड़ दिए जाओगे। तो बस ये था आज की क्लास बच्चों, कैसी रही कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ताकि क्लास की वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।